रक्षाबंधन के दिन बनी सत्य घटना। उस दिन रक्षाबंधन था। रवि को अपनी बहन के घर मथुरा जाना था। सुबह से मेरे पेट में दर्द था। मैंने रवि से कहा, आज तुम मथुरा मत जाओ, मेरी तबीयत काफ़ी खराब है। कैसी बेवकूफ़ी की बात करती हो। दीदी ने आज खास तौर पर मुझे बुलाया है, मैं अवश्य जाऊंगा। रवि ने रूखे स्वर में कहा और मथुरा चले गए। सारा दिन मेरे पेट में दर्द होता रहा। शाम तक दर्द असहनीय हो उठा तो मैंने दीपक को फ़ोन किया। सास उस समय पड़ोस में बैठी थी। दीपक कार में बिठाकर मुझे तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर फटकारा। पेशेंट को सुबह ही लेकर आती तो बच्चे को बचाया जा सकता था, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी सुबह मुझे होश आए तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीवन में हल्की सी जो रोशनी की किरण दिखाई दी थी, नियति के क्रूर चक्र के हाथों वह भी अंधकार में विलीन हो गई। मुझे पता नहीं रवि के दिल को कितना सदमा पहुंचा, क्योंकि हम दोनों नदी के दो किनारों के समान एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। मेरी ननंदे आगरा आई हुई थी। उनकी और सास की सलाह पर रवि ने एक रात कहा, स्वाति, तुम शादी से पहले जयपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरे विचार में तुम्हें नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए और जयपुर जाकर फिर से सर्विस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुझे सर्विस करने में कोई ऐतराज नहीं है, किंतु विवाह के बाद भाई भाभी के घर रहना ठीक नहीं लगता। तुम आगरा डिग्री कॉलेज में मेरा स्थानांतरण करवाने का प्रयास करो। मैंने कहा, स्थानांतरण होने में समय लगेगा। तुम इसी जुलाई में जयपुर जाकर सर्विस फिर से ज्वाइन कर लो। रवि ने कहा। प्रतिवाद करना व्यर्थ था। जाहिर था रवि पर अपनी माँ और बहनों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। जुलाई में जयपुर आकर मैंने अपनी पुरानी सर्विस फिर से ज्वाइन कर ली। कॉलेज में सुधा से मेरी मित्रता हो गई। सुधा विवाहित थी। इत्फाकन उसका विवाह भी आगरा में हुआ था। 3 वर्षों के सुखी विवाहित जीवन के बाद उसके पति सौरभ का अपनी सहकर्मी की ओर लगाव हो गया था। सुधा पति की बेवफाई सहन न कर पाई और उसका घर छोड़कर जयपुर आ गई थी। हम दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर थे, जो एक दूसरे के मन की वेदना को भली भांति समझते थे। 2020 में रवि के पत्र आए, किंतु मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार मैं मुझसे मिलने भी आई, तब मैं सुधा के साथ उदयपुर चली गई थी। 2 बार रवि ने दीपक को भी भेजा, किंतु मैंने उससे इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। रवि के व्यवहार ने मुझे बेहद पीड़ित किया था। मुझे जबरन स्वयं से दूर कर देने पर मेरा आत्मसम्मान क्षीण हो गया था, जबकि रवि की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। सोचते सोचते आधी से ज़्यादा रात आंखों में ही कट गई। देर रात गई मुझे नींद आई। सुबह न जाने कितनी देर में सोई रहती यदि सुधा न जगाती। हड़बड़ा कर मैं उठ बैठी। सामने कुर्सी पर दीपक बैठा था। आप तो कल यूं ही चली आई। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको रवि को नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने नाराज़गी जताई। भाभी, रवि को अपने किए पर बेहद अफसोस है। गुच्छा थूक दो और घर वापस लौट आओ। किसका घर और कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। इतने दिन वहाँ रहकर मैंने जान लिया है, रवि को मेरी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें आप एक आदर्श बेटा और आदर्श भाई बना रहने दीजिए। पति बनाने का प्रयास मत कीजिए। अब हालत बदल गई है। मम्मी भी पंकज के पास हैदराबाद चली गई है। क्यों? आपको जयपुर भेजने के कुछ दिनों बाद मम्मी गिर गई थी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मुसीबत में उनकी सेवा के लिए कोई बेटी नहीं आई। उस समय आपके साथ किए व्यवहार पर वे बहुत पछताई थी। उनकी देखभाल के लिए घर में एक स्त्री का होना जरूरी था।
सो पंकज उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया। दीपक ने बताया, मैंने वैसे तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मगर बोली, भैया रवि की उपेक्षा ने मेरी भावनाओं को कुचल दिया है। उनसे कहिएगा मेरी चिंता न करे। मेरे हट के आगे दीपक निराश हो गया। फिर वह सुधा से बोला, तुम भाभी को समझाओ, मैं शाम को फिर आऊँगा। दीपक के जाते ही सुधा बेफर पड़ी। रवि तुमको बार बार बुला रहा है, किंतु तो उससे बात तक करने को तैयार नहीं। इतना अभिमान अच्छा नहीं स्वाति। कहीं ऐसा न हो कि तुझे अपने फैसले पर पछताना पड़े। मैं खामोश रही। शायद सुधा ठीक कह रही थी। अगले दिन हमें जयपुर लौटना था। लड़कियां जी भर कर खरीदारी करना चाहती थी। नाश्ता करके हम दोनों भी खरीदारी के लिए निकलने वाली थी। तभी सुधा से मिलने उसका पति सौरभ आ गया। वह सुधा से बात करना चाहता था, पर मैं हैरान रह गई थी कि थोड़ी सी नानुकुर के बाद सुधा उसके साथ चली गई। 2 घंटे बाद जब वह लौटी तो बहुत खुश थी। आते ही मुझसे लिपट गई, बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा और सौरभ का समझौता हो गया। वह अपने किए पर शर्मिंदा है, क्षमा मांग रहा है और मुझसे घर वापस बुला रहा है। और तू जाने को मान गई। मैंने चिढ़कर उसकी बात काटते हुए कहा, तू तो कहती थी कि ऐसे बेवफा आदमी के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। हाँ स्वाति, मैं ऐसा कहती थी, किंतु यह भी सच है कि अकेले रहकर जीवन काटना बहुत कठिन है। मैं निजी अनुभवों के आधार पर कह रही हूँ। अकेली स्त्री को यह समाज चैन से जीने नहीं देता। जीवन में कदम कदम पर हमें समझौते करने पड़ते हैं, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ और नौकरी में भी। फिर पति के साथ समझौता करने में संकोच कैसा? गलती किसी से भी हो सकती है और सौरभ को अपनी गलती पर पश्चाताप भी है। फिर गलती सुधारने का एक मौका मैं उसे क्यों न दूँ? मेरी मानो तो स्वाति, तुम भी रवि के पास लौट जाओ। रवि ने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। वह हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा है। सिर्फ घर वालों के दबाव में आकर भूल कर बैठा। उसकी भूल इतनी बड़ी नहीं है कि उसे क्षमा न किया जा सके। इसलिए मेरी बात पर ठंडे दिमाग से विचार करो और शाम को दीपक तुम्हें लेने आए तो रवि के पास लौट जाओ। सुधा की बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह था कि मन के किसी कोने में अब तक रवि से मिलने की अभिलाषा शेष थी, जिसे मेरे अहन ने जलाकर राख बना डाला था। आज सुधा की बातों से उस राख में कोई दबी ढकी चिंगारी फिर से सुलगने लगी थी। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।